हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर राहुल जायसवाल। आज हम आए हैं यहाँ पे सीए में इंटर लेवल का डायरेक्ट टैक्स का पेपर सॉल्व करने फॉर दिसंबर 2023 का। जैसा आप लोगों को बच्चों पता ही है कि आपका जो टैक्स का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, 50 मार्क का डायरेक्ट टैक्स और 50 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर। और आपका जो पेपर पैटर्न आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, ये भी आपको सीक्वेंस आपको पता होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो क्या होता है आपका बच्चों, MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 30 मार्क का आता है। विच मीन्स अगर आपने MCQ में 30 में से अगर 24 भी मार्क्स ला दिए तो आपको 60 प्लस आने का चांस बहुत ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है अगर आपने MCQ में अच्छे मार्क्स लाए। और एक MCQ 2 मार्क का होता है, मतलब आपको MCQ में 15 क्वेश्चन आएंगे विच इज अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पेपर सॉल्व करेंगे दिसंबर 2023 का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बेसिकली, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है यह कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, बिकॉज जैसा आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना और जैसा आप स्टडी भी करोगे आपको यही अरेंजमेंट करना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, ताकि आपको इजी पड़ेगा जब आप एग्जाम दोगे जून 24 का। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक डॉक्टर राव है जो एक फेमस फिजिशियन है, कहाँ पे बच्चों, चेन्नई में। हिज ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन वॉज ₹48,40,000। आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 he want to admit income under the applicable presumptive provision of income tax act 1961। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जब ये वर्डिंग दिख गया है क्या, प्रिजेंटिव प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। तो आंसर क्या होगा, पीजीबीपी। जब पीजीबीपी का क्वेश्चन है तो वहां पे बच्चों एक सेक्शन था हमारा 44 ADA। तो 44 ADA में बच्चों में क्या लिखा है पता है क्या, अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर, ठीक है, अगर उनको अपना इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA में, ठीक है, अगर एडमिट करना है तो कितना परसेंटेज करना होगा उनके ग्रॉस रिसिप्ट का। ठीक है, बिकॉज हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मिस्टर जो राव है ये कौन है, एक फेमस फिजिशियन मतलब डॉक्टर है। इसको कितना ग्रॉस रिसीव हुआ अपने प्रोफेशन से, 48,40,000। तो इसको अपना इनकम एडमिट करना है अंडर सेक्शन 44 ADA। रीजन प्रेजेंटिव प्रोविजन लिखा है और क्वेश्चन में यही पूछा है अपने को, हाउ मच मस्ट बी एडमिटेड एज इनकम ऑन प्रेजेंटिव बेसिस। तो बच्चों इसका आंसर क्या है बच्चों, पता है क्या, 50%। मतलब जो भी ग्रॉस रिसीव होगा, तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस रिसीव क्या है बच्चों, यहाँ पे 48,40,000, इसका हमें 50% कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा 50%, 24,20,000। और यही आंसर हमारे ऑप्शन में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, 24,20,000। बट जो जून 24 वाले बच्चे पेपर देने वाले हैं, ये जो 50% का जो रेट है वो क्या हो गया बच्चों, पता है क्या, रिवाइज हो गया है। कितना प्रतिशत, 75%। तो याद रखना ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2023 के लिए का। अब ये जो 75% जो चेंज हुआ है ये जून 24 के लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों याद रखना जो जून 24 वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना जैसे ही आपको ये वर्ड दिखा प्रेजेंटिव प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, पीजीबीपी। कौन सा सेक्शन है ये, 44 ADA। क्या कहता है, अगर कोई प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर उनको अपना इनकम एडमिट करना है उनके ग्रॉस रिसिप्ट से, तो कितना प्रतिशत, 50%। कब, अगर दिसंबर 23 के एग्जाम रहेगा तो, ठीक है, या था। अदरवाइज जो जून 24 वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 75% कैलकुलेट करेंगे जो भी आंसर उनका ग्रॉस रिसिप्ट होगा। ठीक है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे मिस्टर संजय रिसीव कैश गिफ्ट
of rupees 60,000 from his relative and rupees 1,10,000 from his friend. तो बच्चों बताओ ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? तो आंसर क्या होगा? आईफोस। आईफोस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अपने को ये भी पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट को लेके बहुत अच्छे कंडीशन दिए हैं। कैसे कि अगर गिफ्ट हमें कैश में मिला तो प्रोविजन क्या है, गिफ्ट अगर हमें काइंड में मिला तो क्या प्रोविजन है, बराबर है। और हमें यह भी पता है कि अगर हमें गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिला, ठीक है, कितना भी मिले तो टैक्सेबल नहीं होता, अदर देन रिलेटिव मिला तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ये भी हमें पता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर जो संजय है इनको एक कैश गिफ्ट मिला, कितना रुपए? 60,000 फ्रॉम हिज रिलेटिव। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि रिलेटिव से पैसा मिला, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं। रिलेटिव के अलावा किसी और से पैसा मिला वो टैक्सेबल हो जाता है। तो कितना मिला? यहाँ पे उसके फ्रेंड से मिला, कितना? 1,10,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच ऑफ द कैश गिफ्ट इज लायबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वो कौन सा अमाउंट होगा जो टैक्सेबल होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्या वो 60,000 है, क्या वो 1,10,000 है, क्या वो 1,70,000 है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? 1,10,000। सिंपल। एज पर सेक्शन क्या होगा? 56 सबसेक्शन 2 10। क्लियर ये? तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो क्या लिखा है यहाँ पे। एज पर सेक्शन 194I, ठीक है, एज पर सेक्शन 194I of the Income Tax Act 1961, any person other than क्या बच्चों? Individual or HUF is responsible to deduct tax at source on rent। तो बच्चों बताओ ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? तो आंसर क्या होगा? TDS। बिकॉज सेक्शन जो 194 का जो सीरीज है दैट इज 192 से जो भी सीरीज है वो कौन से चैप्टर में हमने देखा है? TDS के चैप्टर में। तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 194 जो आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जून 24 के लिए भी, ठीक है। सो 194 आई जब भी आपको दिखेगा क्वेश्चन में सेक्शन 194 आई तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये किसका सेक्शन है? रेंट का। दैट इज अगर हमने कोई रेंट रिसीव किया या पेड किया, ठीक है, तो सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आके क्या पूछा है वो अभी वो पढ़ के हम पता करेंगे। तो as per section 194I of the Income Tax Act 1961, any person other than individual or HUF is responsible to deduct tax at source on rent to a resident person if the aggregate amount of rent जो क्रेडिट हुआ है या पेड हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू द पे एग्जिट कितना, तो कितना हम क्रॉस करेंगे लिमिट कि TDS अट्रैक्ट होगा। तो अपने को 194I का लिमिट पूछा है, ठीक है। तो बच्चों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल 2,40,000। इसके पहले 1,80,000 था, बट जैसे मैंने कहा है टैक्स है, डेली अमेंडमेंट होता ही है। तो 194I किसके लिए था बच्चों? TDS में रेंट, विच मीन्स अगर 2,40,000 क्रॉस हुआ तो अपने को TDS डिडक्ट करना ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अगेन क्या लिखा है यहाँ पे? द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD of the Income Tax Act 1961 other than deduction in respect of employer contribution and additional deduction section 80CCD IB shall not exceed rupees for assessment year 23-24। तो बच्चों बताओ ये नाम पढ़ने से अपने को मालूम तो पड़ गया कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। तो आंसर क्या होगा? डिडक्शन। और डिडक्शन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे ये जो सीरीज था 80C 80CCC, ठीक है, इसका हमने लिमिट भी पढ़ा है कि अगर कितना भी इन्वेस्टमेंट करो बस इतने का ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसका भी आंसर आपको पता ही है, सिंपल 1,50,000। रीजन क्योंकि 80CCE क्या करता है बच्चों? ये रिस्ट्रिक्शन करता है अपने लिमिट को लेके। क्लियर है?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, अगेन क्वेश्चन नंबर 5। Madhav is a resident individual. His father is wholly dependent on him and suffering 90% disability. चलो, माधव ने कितना इंकर्ड किया है उसके प्रति, 85,000 खर्चा उठाया है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 तो बच्चों अगेन ये क्वेश्चन भी कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा, डिडक्शन। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर कोई डिपेंडेंट अपने पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसका हम ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहे हैं, तो वो जो हमने खर्चा उठाया है क्या वो इनकम टैक्स में उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कहाँ पे लिखा है बच्चों, अंडर सेक्शन 80 दैट इज डिपेंडेंट डिसेबल। ठीक है, इसमें लिमिट है कि अगर वो पर्सन जो डिपेंडेंट है अगर वो मोर देन 80% कैटेगरी में आता है तो इसका आंसर लिमिट कितना है, 1,25,000। अगर वो 80% के बिलो होता तो आंसर क्या होता हमारा, 75,000। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे क्वेश्चन में भी दे दिया है बकायदा कि जो माधव के जो फादर है वो टोटली क्या है, माधव के ऊपर डिपेंडेंट है और कितने प्रतिशत, 90% डिसेबिलिटी दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1,25,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर कि माधव ने तो सिर्फ 85,000 ही खर्चा किया है तो उसको बेनिफिट पूरा क्यों मिलेगा। तो बच्चों अंडर सेक्शन 80 में, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना भी करने दो आपको जो लिमिट है वो क्या है, फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है बच्चों कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो बच्चों बताओ ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। तो अगेन एग्रीकल्चर इनकम अलग जो चैप्टर है वहां से बिलोंग करता है। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा हमारा एग्रीकल्चर का इनकम होगा। बस एक बार हम पढ़ लेते क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये तो कते भी हमारा आंसर नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। कोई भी इंटरेस्ट वाला पर एरियर्स को लेके हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये भी इंटरेस्ट वाला पार्ट अगर मनी लेंडर को लेके तो ये भी हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, विच मीन्स कि कोई फर्म है, ठीक है, उस फर्म को आपने क्या दिया है, कैपिटल दिया है, ठीक है, और वो फर्म क्या करता है, वो एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन करता है या प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो जो आपने कैपिटल दिया है उसी कैपिटल में आपको क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, बट उसका अल्टीमेट उसका फर्म का ऑपरेशन क्या था, एग्रीकल्चर का। ये हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ और लोन फ्रॉम पार्टनर ऑफ अ फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। तो बच्चों बताओ ये क्वेश्चन भी कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बीजीबीपी। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब आप सेक्शन 44 सबसेक्शन बी पढ़ोगे वहां पे बकायदा लिखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट आया पार्टनर को लेके या लोन को लेके तो इसका परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, 18% तो है ही नहीं, 12% है, बट आगे क्या लिखा है, 12% इवन इफ इट इज नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 9% है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बचा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। रीजन क्योंकि वहां पे 12% मेंशन भी है पार्टनरशिप डेट में, विच एवर इज लेस। क्लियर बच्चों, ये हमने सॉल्व किया एमसीक्यू डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, और बाकी 8 कहाँ पे रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जून 24 के लिए भी। अब बाकी जो भी आप
अटेम्प्ट दोगे या नहीं दोगे अच्छी बात है, बट जो आने वाले बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से पेपर सॉल्व करना है। जब आप कोई प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करोगे, कोई भी सब्जेक्ट का, आपको इसी तरीके से पैटर्न सॉल्व करना है और जानना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, और इसी तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। क्लियर हुआ ये बच्चों?